बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताएंगे जनरल नॉलेज के हवाले से। जनरल नॉलेज में हम कौन कौन से टॉपिक ऑफ द कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, सारा का सारा जो मटेरियल है, हम इसको एक कहानी की तरह पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है ये आपको कहानी की तरह जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप जब रात को सोने से पहले या सोते हुए या सोने के जो दौरानिए में जब आप सोने लगो तो आप इसको इजीली जो है कहानी की तरह एक बार याद कर लो तो आपको इजीली ये कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जी स्काई है। हमारे पास स्काई है, स्काई में सन होता है, सन मून। ये हम इस तरह इसको देख लें। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये तरतीब नज़ूली की तरह हम इसको ना ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इजीली हमें तकरीबन जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ये हमारा कवर हो जाएगा। तो स्काई के बाद है, स्काई में सन है, मून है, गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स है, सिस्टम है। तो इसके बाद है हमारे पास स्पेस, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एयर एंड जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद है हमारे पास अर्थ। अर्थ में वाटर, कॉन्टेंट्स एंड कंट्रीज। उसके बाद है कैपिटल एंड करेंसीज, इम्पोर्टेंट वार एंड टेरिटरीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास स्टडी ऑफ यूएसए, स्टडी ऑफ चाइना, स्टडी ऑफ बांग्लादेश, स्टडी ऑफ अफगानिस्तान एंड स्टडी ऑफ रशिया। ये हमारी अर्थ में सब के सब ये टॉपिक ऑफ द कंटेंट आते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। स्पोर्ट एंड गेम है, इंडोर गेम हो सकती हैं, आउटडोर गेम हो सकती हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो है टॉपिक ऑफ द कंटेंट की लिस्ट है जो हमने जनरल नॉलेज में डिस्कस करनी है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्काई के हवाले से। तो स्काई में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दुनिया जो है, ये यूनिवर्स जो है वो कैसे बनी है। उसको हम इस तरह जो है बयान कर सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को हम बिग बैंग हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बिग बैंग हिस्ट्री, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग हिस्ट्री इसको हम कहते हैं। ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 बिलियन, यहाँ पर 13.8 बिलियन को हम 13.8 अरब साल, 13.8 अरब साल, राइट। तो ये हमारे पास एक डिजिट है, 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स जो थी वो एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी। क्या थी जी? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी को क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी वो होती है कि जिसमें ना तमाम यूनिवर्स, आसमान, ज़मीन, सब कुछ जो है वो मिला जुला था, यानी कि कुछ भी नहीं था, यही था सब कुछ जो था। ये जो यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स, स्काई, स्पेस, सब कुछ जो है, अर्थ वगैरह सब कुछ इसी में था। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी एक गोला सा थी, ठीक है ना। तो दिस इज सिंगुलैरिटी वाज टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। ये सिंगुलैरिटी जो थी ना, सिंगुलैरिटी का मतलब होता है सिंगल चीज, यानी कि एक ही सिंगल चीज में सब कुछ जो समाया हुआ था। टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, ऑल फोर फंडामेंटल फोर्स नेचर इन द सिंगुलैरिटी वाज इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज जीरो। जब इसमें तमाम फोर्सेस जो हैं वो नेचर के हवाले से सिंगुलैरिटी के इक्विलिब्रियम में थी और नेट फोर्स जीरो थी। नेट फोर्स तभी होगी ना जब उसके ऊपर कोई फोर्स का कोई इसके ऊपर अमल दरामद होगा, कोई रेजिस्टेंस होगी, तभी तो नेट फोर्स होगी ना। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंगुलैरिटी को आपने जो है वो याद रखना है कि सिंगुलैरिटी जो वर्ड है इसी से सब कुछ मिलके बना है। स्ट्रॉन्ग आगे हम जो इसका नेक्स्ट फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारी चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसकी बिना पर हम नेचर को एग्जामाइन करते हैं। तो इसमें बाइंडिंग फोर्स ऑफ द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन फोर्सेस, फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको पता है कि जो ज़मीन के ऊपर है, कशिश शकल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये सारा जो है, ये बाइंडिंग फोर्स, प्रोटॉन, ये सारा आपको नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। जब कड़ी से कड़ी मिलेगी तो आपको ये इजीली कवर हो जाएगा। लॉ ऑफ मास इनर्शिया, लॉ ऑफ मास इनर्शिया, एनीथिंग इन मोशन और रेस्ट will revive in its state until
एक्सटर्नल फोर्स, until external force, लॉ ऑफ मास इनर्शिया वो चीज़ है, वो मास है, वो लॉ है जिसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ मास इनर्शिया वो कानून है जिसमें वो बयान करता है, न्यूटन जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन इसमें बयान करता है कि कोई भी चीज़ खा वो रेस्ट में हो खा वो मोशन में हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहती है जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ठीक, उसके बाद है हमारे पास मैटर। मैटर, एवरीथिंग हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटम। मैटर हर वो चीज़ जो जगह रखती है और मास रखती है, जो जगह घेरती है, और जो मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास रखती है, मैटर कहलाती है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। एटम जो है वो मैटर का, मादे का सबसे छोटा पार्टिकल है। पार्टिकल ऑफ एटम्स, पार्टिकल ऑफ एटम क्या है जी? हमारे पास देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के शेल्स में मूव करते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है, और इनका मास जो होता है 1.609 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर किया। उसके बाद प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 1.63673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। इसको गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। एंड न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 किलोग्राम डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी केमिस्ट्री से रेलिवेंट है, केमिस्ट्री से हमारे रेलिवेंट है, राइट। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम डिनोटेड बाय जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द इज एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद जो होती है वो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिनोटेड बाय ए। उसको हम डिनोट करते हैं जी से, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल है। हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2 and atomic mass is 4. Isotope having the same atomic number and the different atomic mass. For example, hydrogen and deuterium and tritium. आगे इसके बाद है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या होता है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी मैट्रिक लेवल की हैं। इनको अगर हम डिटेल में, अगर हम फ्रेश माइंड के साथ इनको पढ़ेंगे तो ये हमारे इजीली कवर हो सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के बाद अब इसको देखते हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्टेड, like charges attract each other while unlike charges are repelled to each other। ये सेम सा एक जनरल सा फार्मूला है कि जो एक तरह के चार्ज होते हैं, एक तरह के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक तरह के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन। फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शन आर टू टाइप्स, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बॉइलिंग ऑफ एग। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब वो होता है कि वो रिएक्शन जिसमें
रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे तब उनको दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, हम बर्निंग ऑफ पेपर को, जब हम एक पेपर को जला देते हैं, किसी एक पेपर को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो क्या वो दोबारा आया कि दोबारा से वो पेपर जो है वो उसी तरह वो उस राख से बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा। क्या आया रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या आयरन के ऊपर जो जंग लगता है, क्या वो आयरन जो है वो जंग आलूद जो है उसको दोबारा से उसको रिस्टोर किया जा सकता है? कभी भी नहीं किया जा सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल, इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कैंडल बर्न होती है तो उसकी जो है वैक्स मोम जो है वो पिघल जाती है, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ सकती। बॉइलिंग ऑफ एग, क्या एग को हम बॉयल करके उसको दोबारा अंडू कर लेंगे? नो वे, कभी नहीं हो सकता। फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील तो हो जाते हैं, बट प्रोडक्ट में तब्दील होने के बाद वो दोबारा से रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में भी तब्दील हो सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से, यानी कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है। ये फिजिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। वेपर, वाटर इनटू वेपर्स, यानी कि जब पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, ठीक है ना, तो पानी का बुखारात अगर बन के उड़ जाते हैं तो भाप बन के उड़ सकते हैं, तो दोबारा से वो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब वेपोराइजेशन होती है, पानी का बखारात में तब्दील हो जाना, वेपोराइजेशन, जब बखारा से दोबारा पानी में आना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस, राइट। उसके बाद है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट गेनिंग रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हरारत हमें हासिल हो। गेनिंग रिएक्शन, हीट वो रिएक्शन जिसमें हरारत हासिल हो, ठीक है ना, हरारत जो है वो उसके अंदर आए, हीट गेनिंग रिएक्शन। उसके बाद है एक्सोथर्मिक, जिससे हीट बाहर निकले, एंड हीट एमिटिंग रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास फिशन रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। मैंने पहले बताया कि जो फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 or more nuclei by emitting by heat energy. Splitting of nucleus into 2 or more nuclei by emitting of heat and energy. Heat by emitting the heat energy. यानी कि जब न्यूक्लियस को हम 2 न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम करते हैं, तब हीट जो है वो बाहर खारिज होती है, जिसको हम फिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, फ्यूज हो जाना, इकट्ठे हो जाना। तो एडिशन ऑफ 2 or more nuclei, 2 or more nucleus by emitting the heat energy। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड होकर न्यूक्लियस बना देते हैं, और इस नतीजे में हीट जो है वो बाहर निकलती है। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरीज। 4.2 कैलोरीज। यहाँ तक जो है तकरीबन वही चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, या जनरल नॉलेज का हिस्सा है। अगर आप इनको कहानी की तरह पढ़ोगे तो ये आपको इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लोजन सिंगुलैरिटी। यहाँ पे हमारी वो बिग बैंग थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, सिंगुलैरिटी थी वो यहाँ पे एक्सप्लोड होगी ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। Accelerated expansion take place. Quarks were found in the atom. Quarks were found in the atom. तो यहाँ पर अनबैलेंस हुआ। कौन सी फोर्सेस? वो फोर्सेस जो मैंने आपको पहले से बताई हैं, वो ये वाली फोर्सेस जो हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये फोर्सेस, इन फोर्सेस में बिगाड़ पैदा हुआ, ठीक है, अनबैलेंस हुई, इनमें कोई परेशानी बनी, इनको कोई मसला हो गया। यूँ समझ लें कि इनको कोई मसला हो गया, ये कह रहे हैं कि हमने इनसे इकट्ठे रहना ही नहीं है,
तो इनमें क्या हुआ जी, इनमें अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ सिंगुलैरिटी ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेस द यूनिवर्स एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन टेक प्लेस, क्वार्क वर फाउंड इन एटम। न्यूएस्ट फाउंड एलिमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्वार्क। यानी कि जो एलिमेंट फाउंड हुए थे कुछ एटम्स के, जब एक्सप्लोड हुए तो क्वार्क, क्वार्क हैज टू टाइप्स, अप क्वार्क 2/3 charge, down quark 1 by -1.1 by 3 charge. Production of atom particle up plus up quark plus down quark is equal to proton. Up quark plus down quark plus up quark is equal to neutron. Up down quark plus up quark is equal to electrons. अब यहाँ पर जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी को हमने डिवाइड किया। जब एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड होने पर हमें एक एलिमेंट दरियाफ्त हुआ जिसको हम क्वार्क बोलते हैं। अब क्वार्क की आगे जो है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को हम जब एक दूसरे के साथ प्लस करते हैं तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म बनता है जिससे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन और तैयारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।